Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN Burman and we are discussing indefinite integration. This is 43rd lecture in the series. और indefinite integration में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हम लोग 2026 तक का प्रॉब्लम डिस्कशन करे थे. आज की वीडियो में हम इससे आगे करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन अगर नहीं करना होता तो हम इसको एक दूसरे तरीके से आसानी से कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. अब हम क्या करेंगे, 1/x² इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लोग लिखेंगे. क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a/x प्लस b/x². हम देखे थे कि जब भी अगर लीनियर पावर का रिपीटेड टर्म होता था तो उसका दो अप्रोच है. जैसे ये क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक को हम अलग कर सकते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन चूंकि ये इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था, सिंपली x² था, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है a/x और प्लस b/x². तीसरा हम लिखेंगे c/x प्लस 1 प्लस d/x माइनस 1. तो ये हमारा हो गया. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे में डिनोमिनेटर में तो वही आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1. तो पहले टर्म में क्या आ जाएगा, ax और x² माइनस 1. मतलब ये दोनों टर्म x² माइनस 1 है. हम इसको टू एंड फ्रो लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं. मतलब यहाँ लिखना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लिखने से क्या होगा कि यहाँ पे क्लटर नहीं होगा. x² माइनस 1. अब x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b इंटू x² माइनस 1. x प्लस 1 अगर इसमें से हटा देते हैं तो c के साथ हो जाएगा x² इंटू x माइनस 1, और प्लस d के साथ अगर लिखते हैं तो x माइनस 1 हट जाएगा इसमें से, तो आ जाएगा x² इंटू x प्लस 1. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाले टर्म को ही पहले सिंप्लीफाई करते हैं. इनफैक्ट नीचे वाले को कैंसिल कर देते हैं, ये से ये कट जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 1 और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, a. अब अंदर में सबको लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x³ माइनस x प्लस b इंटू x² माइनस 1, और c के साथ क्या आ जाएगा, c में आ जाएगा x³ माइनस x², और d के साथ क्या आ जाएगा x³ और प्लस x². अब हम क्या करते हैं, x वाले जो भी टर्म होगा उसको एक जगह लिखते हैं. वैसे तो हम लोग अगले पेज पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे गलती होने का चांस बढ़ जाएगा. तो हम अभी क्या करते हैं, यहीं पे जगह बना के पहले लिखते हैं और इसको हम लोग अगले पेज में शुरू करेंगे. तो यहाँ पे अगर लिखें तो कोएफिशिएंट वाला पकड़ते हैं, x³ इंटू x³ जहां जहां है वो टर्म को हम ले लेते हैं. x³ यहां है, इसका मतलब a, x³ यहां है, इसका मतलब प्लस c, और x³ यहां है, इसका मतलब प्लस d प्लस x². अब यहां प्लस रखने का मतलब हो गया कि हम लोग बैकग्राउंड इसके अंदर में जो भी प्लस माइनस साइन होगा वो अंदर में रखेंगे. तो x² यहां तो है नहीं, यहां पे है b के साथ, तो यहां पे लिखेंगे b, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस c, क्योंकि यहां पे x² ली है तो माइनस c बाहर चला जाएगा, और यहां x² है तो प्लस d. और x वाला टर्म अगर लेंगे तो पहले टर्म में माइनस a आ जाएगा, दूसरे टर्म में x नहीं आएगा, तीसरे में भी x नहीं आएगा, चौथे में भी x नहीं आएगा. यानी कि इसको हम क्लोज कर देंगे. और कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म b के साथ आएगा, यानी ये कंफ्यूज नहीं होने, इसको हटा लेते हैं, माइनस b इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब इसको हम रीराइट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे. तो अगर हम रीराइट करें यहां पे तो x³ के साथ क्या है, a प्लस c प्लस d, मतलब a यहां पे x³ है, यहां पे x³ है और यहां पे x³ है. तो a प्लस c प्लस d प्लस x², और x² के लिए क्या है, b माइनस c प्लस d, b माइनस c प्लस d, और प्लस x इंटू माइनस ए,
एक्स इंटू माइनस ए प्लस माइनस बी है, कांस्टेंट टर्म में माइनस बी है, तो हम लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब अगर हम देखते हैं तो x राइट हैंड साइड में x का कोई टर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म ही है, तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब हुआ b इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम बाकी टर्म को इक्वेट करते हैं, तो a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0। a अगर 0 हो गया तो हमारा c प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हैं, b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि c इज इक्वल टू माइनस डी है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस सी को हम d लिखते हैं तो b प्लस 2d इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 प्लस 2d इज इक्वल टू 0, यानी कि d इज इक्वल टू 1/2। अगर d 1/2 है तो c क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो a b c d हमको चारों पता चल गया। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1/2 और d इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब ये हमको चारों पता चल गया। अब हमारा ओरिजिनल इंटीग्रांड क्या था, इंटीग्रांड था, पीछे लेके चलते हैं, 1/x², यानी कि 1/x² इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx। अब इसको हम लोग स्प्लिट करे थे कैसे, इसमें a तो 0 हो गया, तो b और c b c d बचेगा, तो b वाले टर्म में क्या है, जैसे a इंटू 1/x dx था प्लस b इंटू 1/x² dx प्लस c इंटू 1/x प्लस 1 dx प्लस इसको एक लाइन से खेड़ देते हैं, और d इंटू क्या था 1/x माइनस 1 इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, a तो 0 हो गया, तो ये इसको हटा ही देते हैं, b का वैल्यू -1 इंटीग्रेशन 1/x² dx। अगर ये है प्लस c का वैल्यू -½ है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं -½ और 1/x प्लस 1 और प्लस 1/2 जो कि हाफ है 1/x माइनस 1 dx। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। तो 1/x², इसको हम एक बार लास्ट टाइम लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/x² dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। तो ये क्या हो जाएगा, -1, हमको पता है कि 1/x² का, हमको पता है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है, बाहर में एक ऑलरेडी माइनस है, तो 1/1 प्लस x और -½ ln mod x प्लस 1 प्लस 1/2 ln mod x माइनस 1 प्लस c। अब देखिए दोनों में हाफ हाफ है, तो हाफ कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ln x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। वैसे अगर देखा जाए तो उसमें अगर हम x² कॉमन लेते और उसको हम चाहते तो जो हमारा रैशनल फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, जो क्या होता है 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। एग्जैक्टली वही आ रहा है हमारा, ये टर्म वही आ रहा है और वो सिंप्लीफाई होके ये आ जाता। तो वही चीज़ है, लेकिन हमको एक तरीके जो हमारा अप्रोच बताया गया है उसी से सॉल्व करना है। एग्जाम में वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन एग्जाम से पहले सीखने के टाइम में हम ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग एक सिंपल सा करेंगे, क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो हमारा एक तरीका होता है जिसको
जिसमें लीनियर फैक्टर अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो या क्वाड्रेटिक हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और नीचे में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का है। इसका एक सॉल्व करने का तरीका है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसको लिखेंगे ax प्लस b और नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म और इसको लिखेंगे cx प्लस d और नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म 8x प्लस 16। ठीक है, अब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इधर लिखेंगे तो हो जाएगा, ऊपर में इसको लिख लेते हैं ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इधर लिखेंगे तो हो जाएगा cx प्लस d और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा। अब हम लिखना शुरू करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस 8ax स्क्वायर प्लस 16ax, b के साथ लिखेंगे प्लस bx स्क्वायर प्लस 8bx प्लस 16b, यहां लिखेंगे क्या, cx क्यूब प्लस 4cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस dx स्क्वायर प्लस 4dx प्लस 4d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये एकदम पैटर्न में हमारा सब कुछ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पावर सेम पावर वाले को इकट्ठा करेंगे। तो एक्स क्यूब वाला अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब वाला टर्म क्या है, a प्लस सी है, प्लस एक्स स्क्वायर वाला देखा जाए तो 8a यहां पे क्या है बी स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस बी, यहां पे क्या है 4c प्लस 4c और यहां पे क्या है d, तो प्लस d। अब x वाला अगर देखिए तो पहले टर्म में x यहां है 16a और यहां पे x ये है प्लस 8b और यहां पे x यहां है प्लस 4c और यहां पे x यहां है प्लस 4d। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को अगर देखें प्लस, इसको एक घेरा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, प्लस यहां तो कोई कांस्टेंट नहीं है, यहां 16b और इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, यहां पे प्लस 4d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो इक्वल पावर को अगर इक्वेट करते हैं तो हमको यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहला टर्म। उसके बाद ये वाला वैल्यू आएगा, क्या आएगा उसको बाद में देख लेते हैं, जो जो जीरो आएगा उसको पहले लिख लेते हैं, 16b प्लस 4d इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 अगर हटा दें तो 4b प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा चीज हमको पता चल गया। तीसरा बहुत बड़ा टर्म है, इसको हम लोग अगले पेज पे ही लिखते हैं। तो तीसरा टर्म में क्या है, 8a प्लस b प्लस 4c प्लस d, 8a प्लस b प्लस 4c प्लस d इज इक्वल टू, ये भी x का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इस ये हमारे राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या पहले से पता है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और 4b प्लस d इज इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लिया जाए, 4b प्लस d एकदम सही है। ठीक है, अब इस ये आ गया। अब हम पीछे फिर से देखते हैं, लास्ट 16a प्लस 8b प्लस 4c प्लस 4d,
16a प्लस 8b प्लस 4c प्लस 4d इज इक्वल टू 0। अब देखिए, सबसे पहले तो जो जो चीज़ हमारा अवेलेबल है उसको यूज़ करते हैं। a प्लस सी अगर 0 है तो, और 4b प्लस डी हमारा 0 है, 4b प्लस डी 2d, अच्छा कोई बात नहीं है। a प्लस सी 0 है तो इसको हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं, सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या निकल के आया, a इज इक्वल टू माइनस सी और d इज इक्वल टू माइनस 4b। हम क्या करते हैं, a और d को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसी में, जैसे यहाँ पे करते हैं। तो 8a इज इक्वल टू माइनस 8c हो जाएगा प्लस b, और 4c के जगह पे प्लस 4c और d के जगह पे माइनस 4b इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या आ जाएगा, b और ये b, यानी कि माइनस 3b और माइनस 4c इज इक्वल टू 1। ये हमारा b और c में आ गया, और इसी में सेम चीज, सेम वैल्यू इसी में डालते हैं। तो 14 माइनस 14c और 8b के जगह पे प्लस 8b और 4c तो 4c ही रहने देते हैं, और 4d है प्लस, इसको करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 16b। अब क्या आ जाएगा, इससे ये घटेगा तो माइनस 8b, और इससे ये घटेगा तो माइनस 12c इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 लेंगे तो हो जाएगा 2b इज इक्वल 2b प्लस 3c 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम निकालें b इज इक्वल टू 3c माइनस 3c अपॉन 2, इस वैल्यू को यहां डालते हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 3c अपॉन 2 माइनस 4c इज इक्वल टू 1। माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 9c माइनस 8c अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि c इज इक्वल टू 2। अगर c 2 है तो b हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी कि माइनस 3। b और c हमको पता चल गया। अब अगर a का वैल्यू, c अगर 2 है तो a क्या निकला, a इज इक्वल टू निकला माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2, और हमको b पता चल गया तो हमारा d क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 3, यानी कि 12। तो हमको चारों वेरिएबल पता चल गया। मतलब अगर हम इसको यहाँ लिखना चाहें और अलग कलम से, पेन से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 12। अब हमको क्या लिखना है, पीछे चलते हैं। हमको यहाँ पे ये चाहिए, ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको। हमारा इंटीग्रांट क्या बन जाएगा, ax प्लस बी, ए के जगह पे माइनस 2, माइनस 2x अब प्लस b क्या है हमारा, माइनस 3, तो ये भी हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx प्लस सी एक्स प्लस डी। सी का वैल्यू क्या है, प्लस 2, और डी का वैल्यू क्या है, 12 है। तो सी एक्स यानी कि 2x प्लस 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 dx। अब इसमें देखते हैं कि इसका अगर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4, ठीक है। हम इसमें माइनस को बाहर ले लेते हैं, और क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बेसिकली अगर हम इसको फिर से वापस लिख दें, कोई बात नहीं है, अभी पहले लिख लेते हैं, ये बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ही रखते हैं, अगले स्टेप में हम इसको कर लेंगे जो हमको चाहिए। तो ये हो जाए, इसमें भी अगर करेंगे तो 2x प्लस 8 आ जाएगा, तो 2x प्लस
8 प्लस 4 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 dx। तो इसको देखिए माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 4 क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में मिल जाएगा, 4 है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8, इसको अलग ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 dx प्लस 4 अपॉन, इसको लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब इसको लिखते हैं यही इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx और प्लस, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन हमारा जब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है तो कैलकुलेशन ही सिर्फ है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। 8x प्लस 16 dx प्लस ये क्या हो, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगले पेज पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है वो सिंपली इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसमें अगले टर्म में क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये है माइनस ln मॉड x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर इस वाले टर्म में से क्या आ जाएगा, इसमें इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 2, और फिर इस वाले टर्म से क्या आ जाएगा, प्लस ln मॉड x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 पहले से है, मतलब प्लस 4 रहेगा, प्लस 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 4, यही है, एकदम सही है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, प्लस कांस्टेंट, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाले टर्म को, ये दोनों निगेटिव है तो इसको आगे इधर ही रखते हैं, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 ln मॉड x प्लस 2 प्लस 2 ln मॉड x प्लस 4 -1 अपॉन x प्लस 2 -4 अपॉन x प्लस 4 और प्लस c, एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसमें 2 कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा ln मॉड x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 -1 अपॉन x प्लस 2 -4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट प्रॉब्लम हमारा एकदम सिंपल है। इसको देखते हैं, ये प्रॉब्लम दिखने में बहुत ही टफ और बल्कि लग रहा है और है भी थोड़ा दिखने में, यहाँ पे क्यूब है, लेकिन अगर इसका अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको अगर एनालाइज करें, इसका क्यूब को अगर सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो प्लस 3a स्क्वायर और b करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, या अगर हम लिखना ही चाहे तो 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और b की जगह पे -2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह पे x और b स्क्वायर के जगह पे -2 का स्क्वायर और प्लस जो b है उसका क्यूब, यानी b के जगह पे क्या है -2 है उसका क्यूब। तो इसको अगर लिखें तो हो जाएगा एक्स क्यूब -6x स्क्वायर और प्लस 12x और फिर क्या बचेगा -8। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर हम ऊपर वाले टर्म को देखें तो ये और ये और ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। अगर हम अपने मन से एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x और -8, यहाँ पे 12 है, यहाँ इसके लिए हम -3x कर दिए क्योंकि हमारे पास पहले से 9x ही है। ये 12x हम इसको देख के बनाते हैं, हमको कोई दिव्य दृष्टि नहीं आया है, जो हमको सामने है उसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं। पहले से यहाँ पे -7 है, हम -8 करे हैं तो +7 अब +8, +7 पहले से था और इस -8 के लिए हम इस +8 को लिखे हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, और मतलब हम लोग प्लीजेंटली सरप्राइज्ड होने वाले हैं कि पहले वाला टर्म जो है वो क्या आ गया, x -2 का होल क्यूब
और दूसरा वाला टर्म क्या आ गया, -3 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 5। ये 8 और 7 15, मतलब 8 और 7 15 होगा, तो उसको एक जगह कर लेंगे। और अब देखिए क्या हुआ, मतलब इतना भारी सा प्रॉब्लम एकदम से सिंप्लीफाई, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे सिर्फ बचेगा x माइनस 5, -3 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 कट जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल क्यूब dx। इसको अगले पेज पे रीराइट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और इधर क्या है -3 dx, -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब dx। अब इसको करते ln मॉड x माइनस 5, सॉरी मॉड रहेगा, -3 और ये क्या है, x टू दी पावर n का जो हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी होता है। यहाँ पे x माइनस 2 का पावर -3 है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 और प्लस सी बाहर में, तो क्या हो जाएगा ln मॉड x माइनस 5 और -3 नीचे में, इसमें क्या आ जाएगा -2, -3 और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x -3 प्लस 1 मिलके -2 होगा जो नीचे आ जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऊपर में कांस्टेंट 1 प्लस सी। तो ये क्या हो गया, ln मॉड x माइनस 5 प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और प्रॉब्लम दिखने में बहुत बल्कि या भारी लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। वैसे जब रिपीटेड पावर अगर थर्ड ऑर्डर का हो तो उस केस में हम लोग एक और टेक्निकलिटी यूज करेंगे और जिससे हमारा प्रॉब्लम एकदम स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे पहले कि हम लोग जब भी पार्शियल फ्रैक्शन, अच्छा एक चीज कुछ लोग सोचेंगे कि हम लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये थर्ड पावर वाले में एक स्पेशल केस होता है और उसके लिए हम लोग इसी वीडियो के लास्ट वाले प्रॉब्लम में हम उस थ्योरी को पहले बता देंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखा जाए तो सबसे पहले कि ये पहले प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हमारा जो इंटीग्रांड है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होना चाहिए। इसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर 4 है और इस कारण से सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे पहले। तो डिवाइड करके इसको प्रॉपर बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें सबसे 1/8 को हम बाहर ले आते हैं सबसे पहले और इसमें क्या करते हैं, x प्लस 1 और -2 करते हैं और x प्लस 1 और 4 dx 1/8 इंटीग्रेशन और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 - 2/x प्लस 1। ठीक है, dx। अब हम क्या करते हैं, इसका पावर 4, अब पावर 4 का हमको इंटीग्रेशन भले ही नहीं पता, एक्सपेंशन भले ही नहीं पता हो, लेकिन हमको 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन पता है बाइनोमियल थ्योरम से। वैसे मैं बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है और हम उस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे हाल में ही, जल्दी ही, बट हम अभी इसका कुछ फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है, पहला 1 प्लस एक्स में सीधा 1 आ जाता है, वैसे होता है NC0 और x टू दी पावर 0, तो x टू दी पावर 0 के कारण 1 लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप लिखने में हमको कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, तो x टू NC क्या हो जाएगा, NC0 x टू दी पावर 0, NC1 x टू दी पावर 1, NC2 x टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। बेसिकली हो क्या रहा है, पहले वाले में डिफरेंस लिया जाता है, चूंकि पहला टर्म हमारा 1 है इस कारण से वो सारा टर्म 1 हो जाएगा, इसीलिए उसको लिख नहीं रहे हैं। नहीं तो होता ये है कि NCR अब पहले टर्म पे 1 टू दी पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म पे x टू दी पावर r, ऐसे होता है। ठीक है,
ये सारा चीज देखेंगे, मतलब हम 1 + x टू द पावर n का आप दिमाग में रखिए ऐसे करके। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, NCn-1 x टू द पावर n-1 प्लस NCn और NCn x टू द पावर n। तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है, इतना इंट्रिकेसी में नहीं जाएंगे। अगर 4 का हम देखते हैं तो इसका एक्सपेंशन बहुत ही स्मूथ है। पहले का टर्म का कांस्टेंट आ गया प्लस NC1 4C1 और -2/x+1 प्लस 4C2 -2/x+1 का होल स्क्वायर, 4C3 -2/x+1 का होल क्यूब और प्लस 4C4 और -2/x+1 का पावर 4। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह का आएगा, 1/8 1 और 4C, देखिए 4C1 4 होता है, 4C2 क्या हो जाएगा 4 × 3/2, तो ये 6 हो जाएगा। 4C3 फिर से 4 हो जाएगा और 4C4 जो है वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से 4, ये पेयर होता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर हमको इसमें ज़्यादा घुसेंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे। ऑलरेडी हमको अगला प्रॉब्लम में थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस करना है, तो हम अभी इतना ही करते हैं। 1 और ये 4C1 4 आ जाएगा, बाहर में माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8/x+1। यहां से 4C2 से आया हमारा कितना 6 आया, और अंदर में क्या आया स्क्वायर होने से +4, 2 2 जा 4, तो 4 6 जा 24, यानी कि 24/x+1 का होल स्क्वायर। और इसको में एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सारा टर्म आ जाए इसमें। और फिर से क्या आ जाएगा, तीसरा टर्म 4C3 तो 4 आ गया, और -8 का -2 का क्यूब -8, उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो -32/x+1 का होल क्यूब, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से प्लस, यानी कि देख रहे हैं जो जो ऑड पावर वाला टर्म है वो सब निगेटिव आ रहा है और इवन वाला सब पॉजिटिव आ रहा है। लास्ट बट नॉट 4C4 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। नीचे में क्या आ जाएगा x+1 का पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx। एकदम सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/8 इंटीग्रेशन। अब सबको अलग अलग कर देते हैं, जैसे पहला टर्म एक बार लिख लेते हैं, चलिए, क्योंकि हम बार बार उधर जाने से अच्छा है। -32 x+1 का होल क्यूब प्लस 16 और x+1 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको स्प्लिट करते हैं, 1/8 dx -1/8, और बाहर से अंदर से 8 आया, एक्चुअली ये बाहर में प्लस है, 8 यहाँ वाले माइनस को हम बाहर में लिख दिए। ये सब एकदम ट्रिवियल है और हम उम्मीद करते हैं कि इस समय दिक्कत किसी को नहीं होगा। जो GN1 बनाने आ गया, हमको उस पर्सन में इतना भरोसा है कि उसको इस छोटे से कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। -32 और इसमें क्या हो जाएगा 1/x+1 का होल क्यूब dx, अब 1/8 और इसमें 16 आ जाएगा, x+1 का 4 dx। अब जो जो कटने वाला है उसको काट पीट देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से 3, ये इससे हो जाएगा 4 आएगा यानी -4, और यहाँ से 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 × x माइनस ये क्या हो जाएगा ln mod x+1, ठीक है। अगले वाले टर्म में 3, एक काम करते हैं इसको घेर लेते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा +3 है, लेकिन बाहर में क्या आ जाएगा -1/x+1, क्योंकि 1/x² का -1/x होता है। अगले टर्म का -4, और इसका क्या हो जाएगा, अगर -3 है तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे में -2, और यहाँ ऊपर में आ जाएगा x+1, इसका भी -2। कैसे, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2, ठीक है। और इस -2 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 से
2 हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 2 वाला को लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x+1 का पावर -3 और नीचे में भी -3। तो अब प्लस कांस्टेंट, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/x माइनस ln mod x+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/x+1। इसमें क्या आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा तो हो जाएगा +2/x+1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा -2/3 और 1/x। इसको हम साथ में भी चाहे तो लिख सकते हैं, अगर अलग करके लिखेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा, और नहीं तो हम 2 को फिर एक्सटेंड करके x+1 का होल क्यूब और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारा इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इसमें हम लोग कुछ चीज़ बताना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक टाइप हो गया, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x5 dx, और इसमें क्या लिखेंगे x-1 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे x-1 इंटू x+1 dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक आसान और फिजिबल तरीका है वो हम बताते हैं, और ये भी उतना आसान नहीं है लेकिन मतलब ठीक है। कैलकुलेशन बड़ा होने से प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमको पता है कि ये इस कैलकुलेशन को ऐसे करने से हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हमारा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में जो है 3 बार मतलब रिपीटेड टर्म है 2 से ज़्यादा बार। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म रिपीटेड होता है उसको मोनोमियल बनाते हैं। मोनोमियल का मतलब उसको हम कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, मान लेते हैं z, तो x क्या हो जाएगा z+1, और dx क्या हो जाएगा dz। तो पहले क्या करते हैं, हम सबको z में कन्वर्ट करते हैं, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा z+1 का पावर 5, और नीचे में क्या आ जाएगा z3, और इधर हो जाएगा z+1 यानी कि x+1 यानी z+, और ये dz। इसको अगले पेज पे लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया z+1 का पावर 5, नीचे में क्या आ गया z3, और नीचे उसके साथ z+2 dz। सबसे पहला दिमाग में ये रखना है कि हमारा जब भी पार्शियल फ्रैक्शन को हम अप्लाई करेंगे तो जो नीचे वाला पावर होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसको हम एक्सपैंड करके इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 1+z अगर इसको लिखे तो 1, थोड़ा सा हम बाइनोमियल यूज करते हैं और हमको इतना उम्मीद है कि आप इसको झेल सकते हैं। 5c1 का हो जाएगा 5z, 5c2, 5c2 का मतलब 5 इंटू 4/2 यानी कि 10z²। 5c3 फिर से 5c3 फिर से वही हो जाएगा, 5c3 का मतलब 5 इंटू 4/2। अब ये हम उम्मीद करते हैं इसको संभाल लीजिएगा। और उसके बाद 5c4 फिर से 5z4, और 5c5 मतलब z5। ये हमारा टर्म हो गया, और हमको डिवाइड किस चीज़ से करना है, हमको डिवाइड करना है z4 + 2z³ से डिवाइड करना है। तो इसको अब अगर उल्टा करके लिख लेते हैं, z5 + 5z4 + 10z³ + 10z² + 5z+1। ये हमारे पास फैसिलिटी था इसलिए हम इसको यूज़ कर लिए। ये मेरे गुरुजी हमको हमेशा चिढ़ाते थे जब हम लोग +2 में थे कि वो वाइट बोर्ड रहता था तो वो मतलब मिटा लेते थे और हम लोग को लिखना पड़ता था, तो बोलते थे कि इतना तो हमारे पास होना चाहिए व्यवस्था। तो ठीक है, z हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा z5 + 2z4। अब इसको करते हैं माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा 3z4 + 10z³। अब हम क्या करते हैं +3 लिखते हैं, +3 लिखेंगे। हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नीचे का पावर 4 है, ऊपर का पावर हमको 4 से नीचे ले जाना है। तो 3z4 + 2z³
इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8z³ और गलती 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 2 है यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा 4z³ प्लस 10z² प्लस 5z प्लस 1। अब हमारा काम हो गया, तो हमारा काम क्या आया, z प्लस 2 3 सॉरी z प्लस 3 प्लस 4z³ प्लस 10z² प्लस 5z प्लस 1 डिवाइडेड बाय ZQ इंटू z प्लस 2 हो गया। ये हमारा इंटीग्रांट है, तो ये तो पहला टर्म इंटीग्रांट है, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप में आसान है। अब इसको तो हम सिंपली लिख देंगे z प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, मगर ये भाई साहब बहुत जिद्दी है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमको दिक्कत होगी, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग एक छोटा सा थ्योरी देखेंगे, और वो थ्योरी को हम इसी प्रॉब्लम को ही यूज करेंगे सॉल्व करने में, जिससे कि हमको एडिशनल टाइम भी खर्च नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया, z प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और क्या है, प्लस इंटीग्रेशन 10z4 सॉरी क्यूब 10z नहीं है 4z³ है, 4z³ प्लस 10z² प्लस 5z प्लस 1, यही है, एकदम यही है, डिवाइडेड बाय ZQ इंटू z प्लस 2 dz ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब रिपीटेड पावर 2 बार से ज्यादा कभी भी अगर हो, तो जिस टर्म का रिपीटेड पावर हो उसको मोनोमियल बनाते हैं, तो हम मोनोमियल में कन्वर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी सारे टर्म को उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वो भी कर लिए। ये डिवीजन जो हमको करना पड़ा, ये एडिशनल करना पड़ा, ये अदरवाइज अगर हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो हमको ये नहीं करना पड़ता। लेकिन ऊपर का पावर जो है 5 है, अगर वहां पे 3 रहता तो हमको ये डिवाइड नहीं करना पड़ता, हम सीधे प्रॉब्लम को सॉल्व करते। लेकिन हमको ये करना पड़ा, ये एकदम अंडरस्टूड है। यहां से मतलब यहां से इसको पेन के कलर को भी चेंज कर लेते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि मोनोमियल जो रिपीटेड पावर है उसको छोड़ के रिमेनिंग टर्म को उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके कैसे लिखेंगे, 2 प्लस जेड लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को पहले लिखेंगे। जैसे हम लोग जब पोलिनोमियल का डिवीजन सीखे थे तो हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखते थे, उसके बाद उससे लोएस्ट, उसके बाद उससे लोएस्ट, और अंत में लास्ट में कांस्टेंट टर्म। इसका भी उल्टा कर रहे हैं, हम कांस्टेंट को पहले लिखते हैं, वेरिएबल को बाद में। लाइकवाइज अंदर में भी वही करते हैं, 1 प्लस 5z प्लस 10z² प्लस 4z³। तो देखिए इसका जो वर्क फ्लो है वो क्या है, वर्क फ्लो ये है कि जो हमारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा उसको हम मोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम अगर इसमें लिखना चाहें तो रिपीटेड जो पहले होगा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो होगा उसको मोनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म में। उसके बाद सारे टर्म को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू न्यू वेरिएबल। वो जो मोनोमियल लिए वो बेसिकली हम जेड में कन्वर्ट करे हैं, तो सारे को कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि रिपीटेड टर्म को छोड़ के लीविंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, और डिवाइड कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर गेट्स वही रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो रिपीटेड यहां पे 3 बार है, यानी कि इस केस में हमको जब रिमाइंडर में z³ आ जाएगा उस पॉइंट पे हम लोग छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग
फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। जैसे यहां पे जो हम ये लिखे थे, ये जो लिखे थे वो कैसे लिखे थे, रिमाइंडर थ्योरम से ही लिखे थे। रिमाइंडर थ्योरम याद करिएगा, रिमाइंडर थ्योरम जिसमें क्या कहता है कि कोसेंट जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यही चीज हम यहां पे दोबारा फिर से यूज करेंगे। तो हम अगर इसको डिवाइड करें, पहले टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले टर्म में हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/2z। इसको घटाएं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। इसमें क्या आ जाएगा 9/2। वैसे भी 5 में से हाफ घटेगा तो 9/2 यानी 4.5 आ जाएगा, प्लस 10z²। अब हमको यहाँ पे 9/2 लाना है, तो हम लिखेंगे 9/4z, क्योंकि हमको 9 यहाँ पे 2 पहले से है, तो अगर 9/4 रहेगा तो 9/2 आ जाएगा, प्लस 9/4z²। इसको अगर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 10 जा 40 और माइनस 9 तो 31/4z² प्लस 4z³। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 31/8z²। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31/4z² प्लस उसका क्या हो जाएगा, z से मल्टीप्लाई होगा तो 31/8 और z³। इसको घटाते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल, और 8 4 जा 32 में से 31 घटेगा तो ये सिंपली बचेगा z³/8। अब हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो हम कहे कि रिमाइंडर में जब हमारा रिपीटेड लीनियर फैक्टर जब आ जाएगा वहां पे हम डिवीजन को रोक देंगे। फॉर्चुनेटली यहाँ पे अब हमको आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा होगा कि हम आगे भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम वो आगे डिवाइड नहीं करेंगे और वहां पे हमारा रुक जाएगा जैसे ही हमारा रिमाइंडर में जो हमारा रिपीटेड टर्म है वो आ गया। तो अब हम कोसेंट थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारा कोसेंट थ्योरम क्या कहता है, अंदर वाले टर्म जो है, ऊपर वाला टर्म जो था, इसी टर्म को हम लोग उल्टा करके लिखे थे ऐसे। तो अगले पेज में अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, z+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस जो ऊपर वाला टर्म है उसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये है हमारा डिवाइजर है और ये है हमारा ये डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम क्या लिखते थे, कोसेंट थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, रिमाइंडर थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। तो हम अगले पेज पे क्या करते हैं उसको लिखते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है इसको साइड में लिख लेते हैं, 4z³ प्लस 10z² प्लस 5z+1, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया सॉरी, और इसको डिवाइजर इनटू वो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइजर क्या है, z+2 है इनटू क्या है हाफ प्लस 9/4z प्लस 31/8z², ये z² है। एक सेकेंड, हाँ एकदम सही है। और रिमाइंडर में क्या बचा है, प्लस z³/8। अगर हम ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, z+2। अब आपको समझ में आएगा कि हम ये सारा इतना जो कहानी सुनाए या इतना लंबा खींचे उससे हमारा फायदा क्या हुआ। उससे फायदा ये हुआ कि हमारा जो सीमिंगली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, z² प्लस z³/8। और इसको डिवाइड किससे किया गया है, डिवाइड किया गया है z³ इंटू z+2 से dz। अब किसी को दिखे, जो भी प्रॉब्लम यहां तक फॉलो करा होगा उसको दिख जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। z+2 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये पहले से आ रहा है।
जब पहले टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और नीचे में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 9/4z प्लस 31/8z² डिवाइडेड बाई ZQ dz प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा, ZQ से ZQ अगर कैंसिल होता है तो आ जाएगा 1/8 1/z+2 dz। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया। z+3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस, अब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 1/2 और ये आएगा 1/ZQ dz। ये इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 9/4 1/z² dz और इसमें क्या आ जाएगा प्लस 31/8 और ये आ जाएगा 1/z dz। ठीक है, और प्लस हो गया सारा टर्म प्लस 1/8 और इसका तो आ जाएगा क्या ln mod z+2। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा z+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और फिर क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं क्योंकि बार बार ले जाने से, हाफ प्लस हाफ इंटीग्रेशन 1/ZQ dz प्लस 9/4 1/z² dz प्लस 31/4 और क्या हो जाएगा 31/4 नहीं है 8 है, 8 1/z dz और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1/+1/8 ln mod z+2। ठीक है, अब हम इसको एकदम सिंप्लीफाई हो गया, z+2 का होल स्क्वायर सॉरी z+3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको लिखेंगे तो हाफ और 1/इंटीग्रेशन 1/x³ dx, इसका क्या हो जाएगा x का पावर -3 + 1/-3 + 1 यानी कि 1/-2x², यही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/-2z² प्लस 9/4, ये z² है तो ये सिंपली आ जाएगा -1/z और इसका क्या आ जाएगा प्लस 31/8 mod ln सॉरी ये क्या आ जाएगा ln mod z प्लस 1/8 ln mod z+2 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट स्टेप में हमारा लास्ट दो स्टेप में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा z+3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 1/4 1/z² माइनस 9/4 1/z प्लस 31/8 ln mod z प्लस 1/8 ln mod z+2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन चूंकि हमारा वेरिएबल x में है तो हमारा रिजल्ट भी x में होना चाहिए। हम क्या माने थे x - 1 = z, तो z हमारा क्या हो जाएगा x z+3 अगर करते हैं तो z+3 हो जाएगा x+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/x और -1 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/x - 1 प्लस 31/8 ln mod x - 1 प्लस 1/8 ln mod, अब x+2 क्या हो जाएगा z+2 क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और नो डाउट थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, और इसको और भी एक तरीका जो है कि हम लोग x में पहले उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो टर्म बचेगा
उस टर्म को हम लोग फिर से एक टर्म को क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यानी कि अगर हम शुरू से जाएं तो इसमें एक टर्म पहले से ही क्वाड्रेटिक है और एक टर्म ये है रिपीटेड है, तो इसको डिवाइड करके और वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये मेरा चैलेंज है कि जो पर्सन इसको एक बार में अगर सॉल्व कर देते हैं, मेरे तरफ से उनको एक ट्रीट मिलेगा। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए और अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड।